अच्छा भाई देखें, तो कल की क्लास में हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया और एट द सेम टाइम इनिशियल मेजरमेंट और उसके साथ साथ जो है हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। वो कॉन्सेप्ट जो था दैट वाज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मज़ीद चीज़ें क्या क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखें, अब IAS 16 तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन IAS 16 के साथ साथ और भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट जो कि हम मेजरली QMT में पढ़ते थे, वो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होगी। और वो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या होगी? वो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जो होगी दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि बेसिकली होगा ये कि हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं और आइंदा आने वाले जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो जगह जगह पे अप्लाई होता है। तो मैं पहले इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूंगा कि IAS 16 में इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कुछ तरीके से होता है कि देखिए, जो पैसा होता है ना, वो पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई रिपीट, जो पैसे की वैल्यू है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर पैसे की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऊपर नीचे होती रहती है, तो उस केस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम पैसे की रियलिस्टिक वैल्यू कंसिडर करें। अच्छा, अब क्या मतलब पैसे की रियलिस्टिक वैल्यू कंसिडर करें? इसकी मिसाल ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर जो है मैं आज खड़ा हुआ हूँ विच इज़ 2021 में, मुझे कोई बंदा 2024 के अंदर, यानी आज से 3 साल बाद मुझे कोई बंदा जो है वो 1 लाख रुपए देगा। तो आज मैं खड़ा हूँ कहाँ? 2021 में, और 2024 में कोई बंदा उठा के मुझे 1 लाख रुपए देगा। तो अगर कोई बंदा उठा के मुझे 1 लाख रुपए देगा, तो वो 1 लाख रुपए आज के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं 2021 में खड़ा हूँ, मुझे किसी साहब ने कहा मैं आपको 2024 में 1 लाख रुपए दूंगा। तो भाई वो जो 2024 में 1 लाख रुपए देंगे, वो आज के 1 लाख रुपए के बराबर थोड़ी हैं, वो आज के 1 लाख रुपए जैसे हैं ही नहीं। अब ना क्या होगा? अब होगा कुछ तरीके से कि अगर वो आज के 1 लाख रुपए की तरह नहीं है, तो बेसिकली उसकी वैल्यू कितनी है? तो शायद जो 1 लाख रुपए आज से 3 साल बाद मिलने हैं, वो शायद आज के 80,000 रुपये के बराबर हो, वो शायद आज के 82,000 रुपये के बराबर हो, एक्सेट्रा। दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। तो आज से 3 साल बाद मिलने वाला 1 लाख रुपया वो आज के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है। अब ना, सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक पैसे की वक्त के साथ साथ कदर व कीमत कम होती है। एक पैसे की वक्त के साथ साथ कदर व कीमत कम होती है। तो जो भी पैसा है, उस पैसे के अंदर जो आपको फ्यूचर डेट के ऊपर पैसा मिलना है, वो फ्यूचर डेट के ऊपर जो पैसा मिल रहा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी फ्यूचर वैल्यू। उस वैल्यू को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। और उस पैसे का जो इक्विवेलेंट, उस पैसे का जो इक्विवेलेंट अमाउंट आज की डेट पे बनता है, वो आज की डेट पे इक्विवेलेंट अमाउंट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी ये क्या हो गया? यानी कि वो काम जो आज से 3 साल बाद 1 लाख में होगा, वो आज की डेट पे 82,000 पे होता है या 80,000 पे होता है। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये कि ₹80,000। हम क्या कहेंगे? आई विल से ₹80,000 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100,000 टू बी स्पेंट इन 3 years टाइम। तो आज से 3 साल के बाद जो तुम 1 लाख रुपए खर्चे करोगे, वो आज के 80,000 रुपये के बराबर है। वो किसके बराबर है? आज के 80,000 रुपये के बराबर है। ये आपको जो है वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब ना, तो जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है
आई रिपीट, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, वो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट होती ही किस तरह से? आई रिपीट, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, वो प्रेजेंट वैल्यू होती ही किस तरीके से? वो प्रेजेंट वैल्यू की कंप्यूटेशन ये होती है कि आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वलेंट टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। क्या मतलब फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर? किस तरह से होता है, ज़रा उसको समझना। मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आई रिपीट, मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। या इसको इन शॉर्ट ये भी कहते हैं हम पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको इन शॉर्ट हम ये भी कहते हैं पीवी फैक्टर। सो आई रिपीट, मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट फैक्टर्स होते हैं, उस मुख्तलिफ तरह के डिस्काउंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं पीवी फैक्टर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पीवी फैक्टर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जिस पीवी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, वो पीवी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर पावर माइनस एन। ये जो पीवी फैक्टर होता है, इस पीवी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर पावर माइनस एन। क्या मतलब है 1 प्लस आर पावर माइनस एन? जिसमें आपके पास जो आर होगा, वो आर आपके पास होगा डिस्काउंट रेट, और जो आपके पास एन होगा, वो एन होगा टाइम पीरियड। आपके पास जो आर होगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट रेट, और आपके पास जो एन होगा वो एन इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड। अब बात ज़रा सुनिएगा और बात ज़रा समझिएगा। क्या मतलब मैं आपको देखें, मैं आपको लाइन अप कर रहा हूँ फॉर दी IAS 16 कैलकुलेशंस, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी बचपन की पुरानी कैलकुलेशंस याद करवानी पड़ देंगी। अब देखें, बात सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 100,000 to be received in 3 years time, और मैं आपको कहूँ डिस्काउंट रेट इज 10%। तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे कि फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू क्या है भाई? 1,00,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 1 प्लस आर। आर क्या है? 0.1। 1 प्लस 0.1। पावर क्या है? पावर माइनस एन माइनस 3। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये आपके पास क्या है? दिस इज एक्चुअली आर, दिस इज माइनस एन। सो रिजल्टिंगली अगर हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करके ये मुझे बताओ बेटा कितनी आती है प्रेजेंट वैल्यू? हाँ भाई, कैलकुलेट करके बताओ कितनी आती है प्रेजेंट वैल्यू? जी भाई, कैलकुलेट करके बताएं कितनी आती है प्रेजेंट वैल्यू? यार मुझे फिर ना कैलकुलेटर दे देना वहाँ से। जी भाई, कितनी आती है प्रेजेंट वैल्यू, ज़रा बताइए।
हाँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप 100,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.7513 से। सो यस, अप्रॉक्सीमेटली 75,130, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 75,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज से 3 साल बाद जो 1 लाख रुपए हैं वो आज के 75,000 के बराबर है। आज से 3 साल बाद जो 100,000 रुपीज़ हैं वो आज के 75,000 के बराबर। ये क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू। अब बात ज़रा सुनना और बात ज़रा समझना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी ज़रा बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं वो ज़रा समझना, वो ये है कि ये जो फ्यूचर वैल्यू है, इस फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू, हमने ये देखा कि ये जो 1 लाख रुपए थे 3 साल बाद के, ये 3 साल बाद के 1 लाख रुपए आज के 75,000 के बराबर है। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो प्रैक्टिस है कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। आई रिपीट, ये जो प्रैक्टिस है ना फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिस्काउंटिंग। और हम एक QMT में पढ़ के आ रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे ले जाना इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो दो चीज़ें होती हैं, एक है डिस्काउंटिंग, एक है कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग क्या होता है कि फ्यूचर को प्रेजेंट पे लाना, और कंपाउंडिंग क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना, ये कंपाउंडिंग होता है। यहां से यहां कंपाउंडिंग है, ये डिस्काउंटिंग। अब ज़रा बात सुनना और बात समझना। होता कुछ इस तरीके से कि कभी कभार अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक एसेट लेते हैं और उस एसेट को परचेज करके हम उसकी कंसिडरेशन को डेफर करते हैं। कभी कभार हम एक एसेट खरीदते हैं और डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदते हैं। ये डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदने का मतलब क्या होता है? डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि वी will make payment after some time. So I repeat, जो deferred consideration है उसका मतलब क्या है कि आप कहते हैं मैं कुछ अरसे के बाद पेमेंट करूंगा, that is called deferred consideration। अब बात सुनिएगा ज़रा। बात यह है भाई, मैंने आपसे कहा कि एक एसेट कभी कभार आप क्या करते हैं, आप डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदते हैं। डेफर्ड मीन्स कि आप कहते हैं मैं कुछ अरसे के बाद जो है ना वो बेसिकली पेमेंट करूंगा। तो जब भी आप एक एसेट डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदेंगे, सो द कॉस्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। सो मैं बात करता हूं कि जब भी आप एक एसेट को क्या करेंगे, आप एक एसेट को डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदेंगे तो उस एसेट की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेबल। जो कुछ अरसे के बाद आप कंसिडरेशन पे करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड द कॉस्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जी मैंने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, पेबल इन 3 ईयर टाइम। मैंने जी एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, पेबल इन 3 ईयर टाइम। अच्छा, अब क्या है? अब भाई पता लगा कि जो डिस्काउंट रेट है वो 10%।
क्या पता लगा भाई, जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है 10%। तो अब तुम इस एसेट की जब कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे उसको ज़रा देखना। तुम कहोगे 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर -3 यानी 75,100 जो हमने निकाला था। सो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट बाय 75,100 और पेबल क्रेडिट बाय 75,100। आप क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट बाय 75,100 पेबल क्रेडिट बाय 75,100। आप ये देख लें, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी भाई देख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे, आप मेरे जानने वाले हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपसे एसेट आज खरीद लिया, सही, मैंने आज से एसेट आज खरीद लिया। अब जब मैंने एसेट आपसे आज खरीद लिया ना, अब सिचुएशन क्या है इसको ज़रा समझना। मैंने आपसे कहा कि भाई ये एसेट मैं तुमसे ख़रीद रहा हूँ आज की डेट पे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दूंगा आज से 3 साल बाद। तो मेरे लिए ये एसेट जो है ना, वो बेशक मैंने 1 लाख रुपए की मालियत तय करी, लेकिन कॉस्ट की डेफिनेशन याद करो जो हम पढ़ रहे थे, कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू, कॉस्ट इज द कैश और द कैश इक्विवेलेंट्स पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पेएबल। अब बात सुनो, तुम 3 साल बाद जो 1 लाख पे कर रहे हो उसकी जो फेयर वैल्यू बनती है वो आज 75,100 बनती है। तो तुम्हें 1 लाख का नहीं पड़ा एसेट, तुम्हें 75,100 का पड़ा, तुम्हें 1 लाख का नहीं पड़ा, तुम्हें 75,100 का पड़ा। अब ये मसला है ना कि जी हमने तो आगे 1 लाख देने, वो क्या करेंगे, वो करते हैं, उसको देखते हैं। पहले कॉस्ट की डेफिनेशन से इसको कनेक्ट करो, पहले कॉस्ट की डेफिनेशन से बेटा इसको कनेक्ट करो। हाँ अभी तो तुमने सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड किया, ये बात समझ में आई ना। आगे क्या करेंगे वो मैं समझाता हूं, रुको जरा। अच्छा भाई देखें जरा, आप जरा समझिएगा कि एक एसेट आपने परचेज किया, वो एसेट परचेज करके आपने क्या करा, आपने प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आप एक अरसे के बाद पैसे देंगे। मैंने आपसे कहा कि ये जो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू लाने का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। अब ये था कि देने कितने हैं 1 लाख रुपए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 75,000 रुपए हैं। भाई देने कितने 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई 75,000 रुपए। इस पे तो हमने एसेट बुक कर लिया, इस पे हमने एसेट बुक कर लिया, यहां तक सही है ना। अब मसला ये है कि देने तो 1 लाख है, अब क्या करें। तो अब क्या होगा, अब हर साल ये 75,000 बढ़ता जाएगा, 1 साल 2 साल और तीसरे साल के एंड पे ये 75,000 1 लाख तक पहुंचेगा। तो ये जो सिलसिला है इसको हम पहले पढ़ते हुए आए हैं,
और इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, लेकिन इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। सो आई रिपीट, इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो बेसिकली ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू तक जब हम लेके जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को जब हम फ्यूचर वैल्यू तक लेके जाते हैं तो वहां पे जो इंक्रीज आता है दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। कैसे होगा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इसको जरा समझना। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी ओपनिंग लायबिलिटी जो कि आज की डेट पे टाइम पीरियड 0 पे वो है 75,100। अब एक तरीकेकार ये है कि आप इस पे क्या करेंगे, आप कहेंगे इस पे अनवाइंडिंग हुआ, और फिर आप कहेंगे क्लोजिंग लायबिलिटी कब, एट टाइम पीरियड 1। ये क्लोजिंग लायबिलिटी एट टाइम पीरियड 1 कैसे आएगी, आप कहेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 1.1 पावर -2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है y पावर -2, जरा समझना। आई रिपीट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है y पावर 2 माइनस, जरा समझना। क्योंकि पहले 3 साल बाकी थे, जब 1 साल गुजर गया तो अब 2 साल बाकी। पहले 3 साल बाकी थे, अब 1 साल गुजर गया तो अब 2 साल बाकी। आई रिपीट, पहले क्या था, पहले 3 साल थे, अब कितने रह गए, 2 साल। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू शायद आ जाएगी 83,000, कितना आता है जरा बताओ। ओके 82,645। तो बेटा ये जो डिफरेंस है ये कितना आता है, ये ज़रा बताओ। ये जो डिफरेंस है ये कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 75,100 और 82,645। 755 ओके। अब अगली बात सुनना, क्या मैं ये कर सकता था कि मैं इस अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए 75,100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 10% करता तो मेरा 7510 आता, और मैं ये जो क्लोजिंग लायबिलिटी थी इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करता, 75,100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करता तो शायद मेरे पास आता 82,000 कुछ, कितना होता है 75,100 इंटू 1.1 कितना होता है, 75,100 इंटू 1.1 कितना होता है भाई, हाँ भाई कितना होता है, 82,610। तो अगर आप इन दो का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 7510 आ रहा है। अगर आप इन दो का 75,100 और 82,610 का डिफरेंस निकालेंगे 7510 आ रहा है। सही। अच्छा आप देखें, ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना ये राउंडिंग ऑफ का इशू है, ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना ये राउंडिंग ऑफ का इशू है। अच्छा आप करना क्या,
अब करना ये है कि इस सारी स्टोरी से एक बात समझ में ये आ रही है कि अगर हमें इस पूरे को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए कैलकुलेट करना ज़रूरी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि अनवाइंडिंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, तो ओपनिंग लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट, यानी कि सिंपली 75,100 मल्टीप्लाई बाय 10%, 7510 आ गया। और अगर आपको क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है सो ओपनिंग लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट। सो 75,100 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 82,610। हाँ भाई 82,610। बात समझ में आती है? जी भाई बात समझ में आती है? हाँ, कंफ्यूजन क्या हो रही है बेटा? सही है। अच्छा, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आप ये कह रहे हैं कि यार सेलर पागल है, क्यों इतनी डिस्काउंटेड वैल्यू में बेच रहा है। अच्छा, कोई पागल नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ, आप कभी दुकान पे गए हो ना खरीदारी करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि भाई कैश प्राइस पे लोगे तो नकद के रेट इतने, उधार के रेट इतने, ऐसा होता है? हाँ भाई, जब आप दुकान से माल खरीदते हो तो ऐसा होता है ना कि जी नकद के रेट इतने हैं और उधार के रेट इतने हैं। तो ये नकद और उधार के रेट फ़र्क क्यों होता है? मुझे एक बात तो बताओ, ये नकद के और उधार के रेट फ़र्क क्यों होता है? ये फ़र्क इसलिए होते हैं नकद और उधार के रेट, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या कर रहा होता है, जो सेलर होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी डाल रहा होता है। आई रिपीट, वो जो सेलर होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है, वो थोड़ी छूटता है। हाँ, तो अब बात समझ में आई ना कि ये जो अब जो आप बात बोल रहे हो ना क्यों डिस्काउंट पे देगा, तो कोई पागल नहीं है। अगर वो 1 लाख का दे रहा है, 3 साल बाद तुमसे 1 लाख दे रहा है, तो उसने अपना सारा का सारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा दी है, वो लगा के दे रहा है, मुफ्ते में नहीं दे रहा। सही है? अच्छा जी, अब यहां तक देख लिया, यहां तक क्लियर है ना? अब देखो बात सुनो। सो बेसिकली क्या होगा, अब मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे शेड्यूल बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाए। ईयर 0 1 1 2 2 3 3। ओपनिंग लायबिलिटी 75,100, अनवाइंडिंग 75,100 इंटू 10%, 7510, 82,610। ये तुम्हारी हो गई क्लोजिंग लायबिलिटी। फिर तुम्हारा अनवाइंडिंग होगा और फिर तुम्हारी क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल देना, क्योंकि 1 लाख पे मैं लायबिलिटी क्लोज करनी है, तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है ना, अपनी मर्जी से बैलेंसिंग फिगर डाल देना। तो अपनी मर्जी से जब बैलेंसिंग फिगर डालोगे तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कितना होगा? 9 1 2 9। हाँ भाई, देखें समझ में आता है? सही। सो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड 0 से लेके एंड तक की जो अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल होगी, इस अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल को हम ज़रा देखते हैं। इस अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल को अगर हम देखेंगे, सो अकाउंटिंग एंट्रीज की साइकिल क्या होगी? ईयर 1 में आप कहोगे
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 7510, लाइबिलिटी या जो पेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा 7510 से। उसके बाद ईयर 2 पे जब आओगे तो ईयर 2 पे सिचुएशन क्या होगी? ईयर 2 पे सिचुएशन ये होगी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा 8261 से और लाइबिलिटी क्रेडिट होगी 8261 से। और ईयर 3 पे आओगे तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और तुम्हारे पास लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी कितने की? 9129। अब ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 में होगा ये, आपकी लाइबिलिटी डेबिट होगी कितने की? 1,00,000 रुपए की, और एट द सेम टाइम कैश क्रेडिट होगा कितने का? 1,00,000 रुपए। सो रिपीट, आपकी लाइबिलिटी डेबिट होगी कितने से? 1,00,000 रुपए, और आपका कैश क्रेडिट होगा कितने में भाई? 1,00,000 रुपए में। सो लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ भाई, अब देख लो, समझ में आता है? प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आता है? सही है। तो आप देखें, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी अगर आप एक एसेट ख़रीदेंगे तो उस एसेट ख़रीदते हुए अगर तो आपने कंसिडरेशन को डेफ़र किया है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उस कंसिडरेशन को डेफ़र करने के बाद होगा ये कि आप जो कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे वो आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। सो आई रिपीट, आप जो कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ भाई, सही है बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं है, अब समझ में आया ना? सो आइए 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एतबार से ये चीज़ भी हमने देख ली। अच्छा जी, अब इसी तरह से एक आखिरी कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, वो ये है कि आपको कल याद होगा कि मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि जी जो एक एसेट की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में एक एलिमेंट और होता है विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड सही है। देखें ज़हरा, मैं बेसिकली ऐसा है कि क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें सिचुएशन ऐसी होती है कि वक्त के साथ साथ जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना, जैसे ये एक कॉस्ट ऑफ द एसेट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा ना, तो मैं इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह दे दूंगा, सो दैट यू कुड प्रिपेयर एंड यू कुड प्रैक्टिस। सो अब हम बात करते हैं अबाउट दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर आपको याद आ रहा हो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है? तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर हमने एक बात ये समझी थी कि जी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है ना, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? एक एसेट को जब आप उसकी जगह से रिमूव करोगे,
एक एसेट को जब आप उसकी जगह से रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद, आई रिपीट, रिमूव करने के लिए एक सर्टन कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि अगर मिसाल है आज मैंने 2021 में एसेट इंस्टॉल किया और मैं कह रहा हूँ आज से 10 साल के बाद मैं इस एसेट को रिमूव करूँगा, तो मुझे एक एस्टिमेट क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं इस एसेट को रिमूव करूँगा तो रिमूवल की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी। सो अज्यूम करें कि इस एसेट की रिमूवल की जो कॉस्ट मुझे पड़ेगी ना, वो लेट से कि 5 लाख रुपए की कॉस्ट मुझे इंकर करनी पड़ेगी। और अज्यूम करो कि तुम्हारा जो डिस्काउंट रेट है वो तुम्हारा डिस्काउंट रेट 10% है। सो IAS 16 क्या कहता है? IAS 16 कहता है कि देखो बात सुनो, अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम इसको रिमूव करोगे और रिमूवल की कॉस्ट तुम्हें 5 लाख रुपए देनी पड़ेगी, तो तुम्हें इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल करना पड़ेगा। तो वही कैसे शामिल करें ज़रा देखें। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लेट से कि परचेज प्राइस एसेट की है 2 मिलियन 20 लाख रुपए। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट है एसेट की, वो एसेट की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 1 मिलियन रुपए, और यानी कि ये टोटल हो गया कितना? 3 मिलियन रुपए। ये हमने पे कर दिया। जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमें पे करनी है। अब देखें, बात समझिएगा ज़रा, देखिएगा। होगा ये कि आप इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? आप कहेंगे भाई बात सुनो, 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.1 पावर -10, ज़रा बताओ कितना होता है? 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बनती है यार? जी 10 साल बाद की वैल्यू कितनी बनती है बेटा? हाँ भाई, ये 5 लाख को 10 साल पे डिस्काउंट करने की वैल्यू कितनी बनती है? ओके 192,770 कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, सही है? अच्छा, सो अब क्या होगा? अब होगा ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 192,770। सो इसकी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 3,192,770। सो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 3,192,770, और उसके साथ साथ जो है मज़ीद क्या होगा? मज़ीद ये होगा कि आप कहेंगे कि जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो गया 3,192,770। आप कहेंगे कि जो कैश है वो कैश क्रेडिट हो गया 3 मिलियन, और डिसमेंटलिंग लायबिलिटी 192,770, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी 192,770। डिसमेंटलिंग लायबिलिटी 192,770। हाँ भाई देखें, समझ में आया? डिसमेंटलिंग लायबिलिटी 192,770, समझ में आया? ओके जी।
तो ये आज की डेट पे हमने जो कल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डिस्कस किया था उसका सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाया, और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमने ये चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दी कि जी एक एसेट की कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और उसमें प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह।